सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। ये जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ये एचसी वर्मा की बुक और उसका सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। आपने अगर डाउनलोड ना कर रखी हो तो एनसीईआरटी की एक ऐप आती है, राइट। आई विल शेयर वीडियो की कौन सी ऐप है। इस ऐप में एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं, ठीक है, और एचसी वर्मा भी है और भी एक दो बुक्स है। तो ये आप डायरेक्टली देखना, मतलब इवन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की आंसर दे रखे हैं। Charge on a proton is 1.6 10 minus 9 coulomb, and that on electron is this. Does it mean that the electron has a charge 3.2 10 minus 19 coulomb less than the charge of a proton? तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, इसमें सब्ट्रैक्ट करने वाला फंडा नहीं है। So no, it does not mean that the electron has a charge 3.2 10 minus 19 coulomb less than charge of proton. Electrons and protons have same amount of charge, just the nature of charge is different. मतलब प्लस माइनस का फंडा नहीं है, राइट। प्लस माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट करने का फंडा नहीं है। एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज उतना ही नेगेटिव है, सिर्फ नेचर ऑपोजिट है। तो इस तरह से करके जिस बच्चे को लगता है कि मैं एचसी वर्मा के सारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी जो कि क्लास में पूरी तरह कभी डिस्कस नहीं हो पाते हैं उनको भी करूं, तो वो ये यहाँ से कर सकता है। देखो ध्यान से, सारे के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इसके अंदर, और हम लोग जो मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आगे, राइट। जैसे मैं आपको शो करूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जस्ट अ सेकंड, सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस corresponding to an electric field. The figure suggests that, अब इसमें हम हर कोई देख सकता है कि B के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सबसे कम है। लाइन्स आर मोर क्लोजर एट A देन एट C, ऐसा सोचा जा सकता है। बट बहुत ध्यान से देखने पर ऐसा सही लग रहा है कि यार A और C पे तो बराबर ही मान लो, तो A और C पे बराबर है फील्ड जो कि B से ज्यादा है, ऐसा सोच सकते हैं। तो उसका विद एक्सप्लेनेशन सारा आंसर दे रखा है, देख रहे हो ना आप सभी। तो बताओ ना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। देखो किसी को मेहनत करनी है, हर चीज मिल रही है, विद सॉल्यूशन मिल रही है। When the separation between two charges is increased, the electrostatic potential energy of the charges, हाँ बताएं, आंसर करें, क्या होना चाहिए। सर डिक्रीज। सर डिक्रीजेस। अब भी ऐसे ही बोलोगे यार तुम, क्यों। डिक्रीज। हाँ, तो सारे कब इस लेवल पे बात करना शुरू करेंगे। अरे सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, भाई ये किसने बताया कि चार्ज लाइक है या अनलाइक है, वो तो सोचना पड़ेगा ना। तो कॉन्सेप्ट पता होना और बाद में ये कहना कि अरे ये तो आता था, यही चीज से तो बचना है आपको। जब क्वेश्चन रीड करते हो तो अपना 100% डालो उसके अंदर, ठीक है। सो सेपरेशन भी इंक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। तो अब देखना ये सारा यहाँ इन्होंने ढंग से एक्सप्लेन करके दे रखा है। मैं आपसे शेयर कर दूंगा ये कौन सी ऐप है, आप जरूर करना आज ही बैठ के। If a positive charge is shifted from low potential region to high potential region, the electric potential energy, ये भी देखो मैंने क्लास में सारे डिस्कस कर रखे हैं आप लोगों से। पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हायर पोटेंशियल पे ज्यादा होती है, लोअर पोटेंशियल पे कम होती है, जबकि नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी लोअर पोटेंशियल पे हाई होती है, हायर पोटेंशियल पे लो होती है। तो देखो पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम लो पोटेंशियल रीजन टू हाई, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज गोना इंक्रीज डेफिनेटली। बट यहाँ पे अगर पॉजिटिव ना लिखा होता, सिर्फ लिखा होता इफ ए चार्ज इज शिफ्टेड, तो आपका आंसर आता मे इंक्रीज और डिक्रीज। यप, फाइन। देखो सारा ढंग से एक्सप्लेन कर रखी है, बहुत अच्छी सी चीज। Two equal positive charges are kept at points A and B. The electric potential at the 2 points between A and B is studied while moving from A to B. Two equal positive charges, देख रहे हैं, दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, एक से दूसरे की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल का क्या होगा भाई, किसी के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, तो वहां पे तो इनफाइनाइट होता है। तो पहले पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज। हाँ, पहले डिक्रीज करेगा सेंटर तक और फिर वापस इंक्रीज करेगा। अगर ये क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया तो बोल के पूछ सकता है दोबारा। दो चार्जेस हैं, ध्यान दें, दो चार्जेस हैं, दोनों एक जैसे हैं, मान लो दोनों पॉजिटिव है, तो एक चार्ज के खुद के ऊपर तो पोटेंशियल जो है वो बहुत हाई है, उससे जैसे जैसे दूर जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, फिर वापस चार्ज की तरफ जाओगे दूसरे की तरफ तो दोबारा से पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। सो इट विल फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज, तो डी शुड बी द आंसर।
ये सारा देखो ढंग से बता रखा है। अभी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। A small circle is drawn with center at origin, cutting the axis at points A, B, C and D. देख सकते हैं यहाँ पे A, B, C, D सबको दिखाई दे रहा है। Having coordinates A, 0, 0, A, मतलब पहले वाला x एक्सिस पे, दूसरा y पे, तीसरा माइनस x एक्सिस पे और चौथा माइनस y एक्सिस पे respectively. Out of the points on the periphery of the circle, the potential is minimum at. हम सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम, बताएं शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर और लोअर टू हायर पोटेंशियल? Higher to lower. To lower. इट इज फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ऑब्वियसली सी पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और ए पॉइंट का पोटेंशियल सबसे कम है। समझ सकते हैं यहां से? और बी Yes, और डी, sir. हाँ, बी और डी पॉइंट को ध्यान से देखो, इनके बारे में खास बात क्या बता सकते हैं? बी और डी, इनके पोटेंशियल के बारे में क्या खास बात बता सकते हैं आप? सर दोनों एक ही लाइन पे, तो इनका दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। शाबाश, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, बट उसमें लाइन बोलने की वजह पता है क्या बोले? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेम पॉइंट पे लाइक, सेम लाइन बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेम लाइन पे लाइक है, ओके सर। इसलिए दोनों का पोटेंशियल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी देखो फिर सारा समझा के दिया हुआ। अब कहता है इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट। भाई रबिंग करने से अगर बॉडी चार्ज हुई है तो बताएं वेट बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? कुछ नहीं होएगा सर। सॉरी, डिपेंड करेगा Constant ना। रहेगा. अरे सोचो ना, डिपेंड करेगा। रबिंग से अगर आप चार्ज कर रहे हो बॉडी को, तो या तो उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए या फिर लूज किए, राइट? यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो मास बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स लूज किया तो वेट कम हो जाएगा। तो याद करो कैटायन एनायन, आया कुछ ध्यान? कैटायन एनायन में से यस सर। मास बढ़ जाता है, कैटायन का मास कम हो जाता है। ये सब समझाया था। सर लेकिन वो तो बहुत कम आएगा, तो हम उसको नेग्लिजिबल नहीं negligible कंसीडर है। कर सकते. इट इज नेग्लिजिबल माय डियर, बट लुक एट द ऑप्शंस। आपको अकॉर्डिंग सोचना होता है ना। Yes. प्रिसाइजली, बट देख रहे हो ये H7 है भाई साहब, एक एक चीज की खाल उतारती है। देखो रिमेन्स कांस्टेंट की बजाय साफ क्या लिखा है? रिमेन्स प्रिसाइजली कांस्टेंट, मतलब जरा भी इधर उधर नहीं होता। ये तो आप मानोगे ना, इधर उधर तो होता है। Yes, तो sir. डी। क्वेश्चन 7, an electric dipole is placed in a uniform electric field, the net electric force on the dipole। ये तो सोते सोते बता सकते हो। यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल पे फोर्स कितनी होती है? जीरो। Zero. सिर्फ बिल्कुल सही। ये सारा देखो फिर से समझा के बता रहा। अब देखना इस क्वेश्चन को। कंसीडर दिस इक्वेशन विद फिगर, द वर्क डन इन टेकिंग ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम P to A इज WA। आपको P पॉइंट दिख रहा है जो राइट में, सबसे राइट में बाहर दिखा रखा है, वो P पॉइंट। P to A is WA, from P to B is WB and P to C is WC। P to A, B, C देख सकते हैं सभी? अब इनमें क्या Yes, डिफरेंस? क्या मैं कह सकता हूं A, B, C तीनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है? यस सर। क्योंकि तीनों का चार्ज Q से डिस्टेंस इक्वल है। A, B, C तीनों पॉइंट चार्ज Q से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है, इसीलिए तीनों के ऊपर पोटेंशियल सेम है। तो P से यहां तक लाने का वर्क सेम हो गया, तो तीनों वर्क डन इक्वल हो गया। आप सब जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। तो Initial सभी के लिए potential. फाइनल पोटेंशियल इक्वल हो गया और इनिशियल पोटेंशियल भी P का हो गया सबके लिए, तो वर्क डन बिकम्स इक्वल। एग्री? तो सी आंसर हो जाना Yes, चाहिए। sir. तो इसका भी एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a point charge Q is rotated along a circle in the electric field generated by another point charge Q. The work done by the electric field on the rotating charge is one complete revolution is। आप जानते हैं 1 complete revolution करेंगे तो net work done comes out to be Zero. Zero. It is conservative in nature। शाबाश, ठीक है, कर सकते हैं। ये थे ऑब्जेक्टिव 1। ऑब्जेक्टिव 1 होते हैं सिंगल चॉइस करेक्ट। फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव 2 जिनमें 1 और मोर करेक्ट होते हैं। देखें, मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो नीचे लिखा है ना, मार्क आउट द करेक्ट ऑप्शंस। टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, यस और नो?
यस सर Yes, it is. फिर total positive charge of the universe is constant. नो सर बिल्कुल सही बात है. पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं. जैसे न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है. यस सर टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट. गलत. टोटल नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स आर कांस्टेंट. ये सही है क्या? यस सर नहीं. नहीं है नो, सर ये भी तो सर चेंज हो सकते हैं. हाँ, अभी भी एग्जांपल दिया. क्या एग्जांपल दिया कि भाई न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन में बढ़ सकता है, कन्वर्ट हो सकता है. तो जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल चेंज हो गए. सो सिर्फ ऑप्शन ए सही है. ठीक है बच्चों? यस सर. तो देख लो, सारा क्लास नोट से किया जा सकता है, इतना करवा रखा है. A point charge is brought in an electric field. The electric field at a nearby point. क्या होगा nearby point पे? It will increase if the charge is positive. देखो ध्यान से, a point charge is brought in an electric field. The electric field at a nearby point. इस चार्ज के आने से किसी nearby point पे electric field का क्या होगा? Will increase. सर मतलब नियर बॉय पॉइंट कैसे है सर? इसमें एक बारी क्वेश्चन समझा ऐसे समझा देता हूँ. मान लो जिस रूम में आप बैठे हो, उस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है एक वॉल से दूसरी वॉल की तरफ, और आप जो है, आप एक चार्ज है जिसे लाके रखा गया है वहां पर. समझ रहे हो? यू आर ए पॉइंट चार्ज जिसे लाके रख दिया गया है. यस अब इमेजिन कर सकते हो. अब पूछ रहा है कि आपके आसपास किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज इफ द चार्ज इज पॉजिटिव, विल डिक्रीज इफ द चार्ज इज नेगेटिव, may increase if the charge is positive, may decrease if the charge is negative. बताएं क्या लग रहा है आपको? सर इंक्रीज कर देगा अगर चार्ज पॉजिटिव है तो. देखते हैं, चलो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. इसने ऐसा तो नहीं कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. नहीं सर यस सर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी नहीं बताया. यस सर तो अगर एक चार्ज पॉजिटिव है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होती है दोनों, हर तरफ. यस सर तो कहीं पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, कहीं उसके ऑपोजिट भी होगी. यस सर. तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है. इट मे इंक्रीज. सर ये दोबारा बताना समझ नहीं आया है आपने जो बोला. बना के दिखाना पड़ेगा मुझे यार. मैं लैपटॉप पे क्यों मैं इसको ना कर. चलो एक मिनट दो मुझे फिर वो डाउनलोड करनी पड़ेगी एनसीईआरटी की अपना. एक सेकंड. चलिए, आई होप ये 3 क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे. मैं डिस्कस करता हूँ. Look at this one. A point charge is brought in electric field. The electric field at nearby point increases or decreases. मैं आपको ये करके दिखाता हूँ. देख पा रहे हैं आप? देखिए ध्यान से. इधर मान लो ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आपने यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रख दिया, तो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड ऐसे आउटवर्ड्स होगी. एग्री? तो देखिए Yes, sir. जरा, यस इस पॉइंट पे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगी. जबकि अगर आप इधर कोई पॉइंट देखेंगे तो एक्सटर्नल फील्ड तो राइट में है लेकिन इसकी फील्ड लेफ्ट में है, तो क्या ओपोज होगा? यस. सो इट में इंक्रीज और डिक्रीज. डन. यस सर. अब ऐसे ही मान लो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज होता तो इसकी फील्ड इन्वर्स होती. वही सेम चीज इसके लिए भी है. इस पॉइंट पे एक्सटर्नल फील्ड राइट में, इसकी फील्ड लेफ्ट में है, तो फील्ड ओपोज कर रही है तो डिक्रीज हो जाएगी. और इस पॉइंट पे देखोगे तो दोनों की फील्ड राइट में है तो फील्ड इंक्रीज हो जाएगी. तो भले ही आप पॉजिटिव चार्ज लाओ या नेगेटिव चार्ज लाओ, तो आसपास के रीजन में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है. बताइए, समझ में आया सबको? यस सर. चलो ठीक है, आगे चलते हैं. थोड़ा सा मुझे इसमें टाइम लगता रहेगा, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको. चलिए देखें,
क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव 2 का सेकंड हो गया ना, थर्ड करना है। बस मैं आज कोशिश करता हूँ लैपटॉप में डाउनलोड हो गई ना, तो उसके बाद काफी इजी हो जाएगा उस पर, क्योंकि लिखने वाला सिस्टम चलता है उस पर प्रॉपर। या क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिए, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट आर ई एंड बी रिस्पेक्टिवली। एक पॉइंट के ऊपर ध्यान रखना, ये रीजन की बात नहीं कर रहा है, पॉइंट की बात कर रहा है। एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ई और बी है। तो ये कहता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो वी मस्ट बी जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वी भी जीरो होना चाहिए। भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, एग्जाम्पल से बताता जाऊंगा आपको। सोचो अगर दो पॉजिटिव चार्ज इक्वल वैल्यू के मैंने एक दूसरे से कुछ दूर रखे, तो उनके बिल्कुल सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? दो पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड कंसिडर कर रहा हूं, तो उनके बिल्कुल मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो जीरो हो जाएगी। दो पॉजिटिव कंसिडर कर लो या दो नेगेटिव, मतलब सेम वैल्यू के सेम साइन के चार्जेस कंसिडर कर लो, तो उनके मिड में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। लेकिन पोटेंशियल तो जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल दोनों का ऐड करेगा। तो मैं ये ऑप्शंस एक बार लिख लेता हूं, आपको उसी तरह से बोर्ड पे समझाना। कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन कम हो जाएंगे, बट एटलीस्ट आपको ठीक से समझ में तो आना चाहिए। तो पहली ऑप्शन में कह रहा था कि ई जीरो है, ई जीरो है तो V मस्ट बी जीरो, V मस्ट बी जीरो। सेकेंड ऑप्शन में कह रहा है V जीरो है तो E मस्ट बी जीरो, V जीरो है तो E मस्ट बी जीरो। थर्ड ऑप्शन कह रहा है अगर E जीरो नहीं है तो V कैन नॉट बी जीरो, E नॉन जीरो है तो V कांट बी जीरो। और फोर्थ ऑप्शन अगर V नॉन जीरो है तो E कांट बी जीरो, E कांट बी जीरो। ये डिस्कस करना है, तो देखते हैं, चलिए। फाइन, आ जाए, देखिए मेरी तरफ। पहली ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, V मस्ट बी जीरो। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं ये दो पॉजिटिव चार्जेस, दो पॉजिटिव चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के, क्या इनके बिल्कुल मिडिल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी या नहीं? यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्या पोटेंशियल भी जीरो होगा? नहीं सर। इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, वो यस तो सर, ऐड होगी। तो पहली ऑप्शन तो गलत हो गई, मस्ट लिखा होता ना तो गलत हो गया। V इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो। अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए? आपका व्यू बताएं, यस और नो? सोच के बताओ अपना आंसर, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? अरे बोलो बच्चों। आर्यन, सान्या, आदित्य, अर्नव, देव, खुशी, एग्जाम्पल से सोचने की कोशिश करोगे तब आंसर मिलेगा। कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जीरो हो जाता है, आपको चेक करना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां श्योरली जीरो होगी। तो जैसे मैंने पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर किए थे, इस बार पॉजिटिव और नेगेटिव कंसीडर कर लेता हूं। गुड वेनिंग, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। देखो ध्यान से, पॉजिटिव और नेगेटिव के बिल्कुल बीच में, मतलब ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, क्या बिल्कुल बीच में पोटेंशियल जीरो होगा? यस और नो? Yes. यस सर। तो बच्चों पोटेंशियल जीरो है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी? पॉजिटिव चार्ज की फील्ड राइट में, नेगेटिव चार्ज की फील्ड भी राइट में, पॉजिटिव की आउटवर्ड्स, नेगेटिव की इनवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐड हो जाएगी। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, तो ऐसे आंसर आता है डायरेक्टली। इलेक्ट्रिक डायपोल में सेंटर पे पोटेंशियल जीरो होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम तो कह सकता हूं, मिनिमम होती है, लेकिन जीरो नहीं होती। आई होप क्लियर हुआ? आंसर 3 and 4 both है, third and fourth both। अभी चल रहे हैं बेटा। इट इज नॉट अबाउट गिविंग आंसर, इट इज अबाउट द डिस्कशन कि क्या आप इस सिचुएशन को विजुलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसके थ्रू फिर हम आंसर देंगे। ठीक है राघव, आप कंट्रीब्यूट कर देना जो आपको समझ में आया। तो पहले सिचुएशन में मैंने दो पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर कर लिए, सेकंड में इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर कर लिया। अब थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो V जीरो नहीं हो सकता। बताओ भाई, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो V जीरो नहीं हो सकता।
क्या ये करेक्ट है? नो सर। ये आपके सामने ही बना हुआ है, देख लो। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर पे देखा, लेकिन पोटेंशियल तो जीरो है। तो ये तो गलत हो गया ना? क्यों राघव, आया समझ? यस सर। हाँ, तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, आप जब इन क्वेश्चंस को करते हैं तो इन क्वेश्चंस में साथ साथ एक विजुअलाइजेशन रिक्वायर्ड होता है कि आप स्फीयर के बारे में सोच रहे हैं, आप लाइट चार्जेस के बारे में सोच रहे हैं, आप इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में सोच रहे हैं, लाइन ऑफ चार्ज के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे आपको अच्छे से कंक्लूजन मिल पाता है। तो वापस आते हैं, इधर देखिए, इस पॉइंट के ऊपर, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है, पोटेंशियल कैन नॉट बी जीरो, गलत हो गया क्योंकि ये तो यहाँ पे जीरो है। अब ये वाला, जहां पर पोटेंशियल जीरो नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती, इसके लिए वापस वो पॉजिटिव चार्ज वाले पे चल पड़ता हूं। दोनों पॉजिटिव है, इनके बिल्कुल मिडिल में पोटेंशियल तो जीरो नहीं है, ऐड हुआ था ना के क्यू आई आर, लेकिन भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों की कैंसिल कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है। तो अगर मुझे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी तो करेक्ट तो कोई भी नहीं है, सारी के सारी स्टेटमेंट्स रॉन्ग आ गई। एग्री करते हैं आप? और अगर इनकरेक्ट बतानी थी तो ठीक है, तो बात बन जाती है। तो देखते जरा ये हमसे क्या पूछना चाह रहे थे। लेट्स ट्राई एंड सी। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट आर दिस एंड दिस, लिखा है मस्ट बी जीरो, कैन नॉट बी जीरो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। देखते हैं इसके आंसर क्या है। सब इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है, सो नन ऑफ द ऑप्शंस इज करेक्ट। होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। हाँ ना बोल दिया करो यार, तुम आगे से, बड़ा हौसला तो मिलता है। हाँ। यस सर। कोई ऐसा नहीं होता कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूं, तुम्हारे साथ साथ ही सॉल्व करता हूं, और इसीलिए मुझे पढ़ाने में मजा आता रहता है। अगर मैं तैयारी करके आऊं ना तो फिर बहुत ही बोरिंग क्वेश्चन, इसीलिए कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन पे ना टाइम ज्यादा भी लग जाता है, बट आई एंजॉय दैट। मुझे ना वो हल्की सी डर वाली फीलिंग बनी रहनी चाहिए कि यार कहीं क्वेश्चन अटक तो नहीं जाएगा। अबे कॉन्सेप्ट से करेंगे, अटकेगा तो फिर देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मुझे ना वो नई सी फीलिंग हर साल लगती है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट as one moves on the x axis from x is equal to -1 to +1। अब क्या है, मैंने ये साथ साथ इमेजिन कर लिया। अगर आप इमेजिन करोगे ना तो मुझे बार बार बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोर्ड पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने सामने x is equal to 0 इमेजिन करो, फिर x is equal to -1 +1 हो गया इमेजिन। x is equal to -1 पे 120 वोल्ट है और +1 पे 80 वोल्ट है। तो अब ये पूछ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन must be this, maybe this, maybe greater than this, maybe less than this। तो ट्राई करें आंसर करने की, ट्राई कीजिए अपना आंसर करने की। बी सी डी। BCD, अच्छा, मस्ट बी इक्वल टू 20 सही नहीं है, मे बी इक्वल टू 20, मे बी ग्रेटर, मे बी लेस। कैसे पता चला आपको, ये क्या लॉजिक है आपका इसका? बताए बताए, शाबाश। हेलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें थोड़ी ना पता कि कांस्टेंट है। ऐसा नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सिर्फ इतना बता रखा है कि पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली लिखा हुआ है। ये देखा आपने ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 to 80 as one moves on x axis from x is equal to -1 to x is equal to +1। तो मैं आपको ये बना के समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? लेट्स ट्राई। देखिए, दिस इज 0, -1 +1, 120 वोल्ट, 80 वोल्ट। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में फाइंड करनी है, Ex, तो वो कितनी आ जाएगी? हम जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस लेना होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हायर टू लोअर पोटेंशियल है Ex, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 120 माइनस 80, 40 डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितना हो गया? 2। तो ये आ गया 20 आंसर। 20 वोल्ट पर, अगर ये मीटर में है तो पर मीटर, अगर सेंटीमीटर में तो पर सेंटीमीटर। ये आंसर आ। आप कहोगे सर आपने टेक्निकली सही से सॉल्व नहीं किया। मैंने ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो सॉल्व कर दिया, मैं देख रहा हूं इलेक्ट्रिक हायर से लोअर होती है,
दिस इज द पोटेंशियल डिक्रीज अपॉन डिस्टेंस एरिया। नहीं तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स होता है। तो माइनस डेल्टा वी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज -40 अपॉन डिस्टेंस 2। ये अदरवाइज आप कैसे करते, बात तो एक ही है ना, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से बनानी होती है। ये एक्स आ गया इस डायरेक्शन में। आप में से कोई अब कुछ कहना चाहता है, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, मतलब ओरिजिन के आसपास, ओरिजिन के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं हो सकती या कम नहीं हो सकती, मतलब इतनी ही होगी, इससे ज्यादा भी हो सकती है। कोई आंसर करना चाहे तो अब करे। मैं कहता हूं कि ज्यादा हो सकती है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे होगी? नहीं, तो चार्ज पे डिपेंड करेगा वो तो। कुछ ऐसा हमने कभी किया था क्या कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, उसका ये कंपोनेंट बन जाए, Ex जो है वो E cos थीटा हो, किया था एक क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. तो याद रखा करो ऐसे चीजों को कि हाँ सर आपने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इन द डायरेक्शन जहां पे पोटेंशियल डिक्रीजेस एट मैक्सिमम रेट विद डिस्टेंस। तो ये थोड़ी ना बताया कि 120 से 80 का डिक्रीज ही मैक्सिमम डिक्रीज है, हो सकता है इस तरफ ज्यादा तेजी से डिक्रीज होगी। तो अगर इस तरफ ज्यादा तेजी से डिक्रीज हो तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जो हमने एक्स में फाइंड किया वो इसका क्या आएगा, कंपोनेंट। कंपोनेंट। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो अब आप समझ पाए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो सकता है यहाँ। तो अब आप अपना आंसर कर सकते हैं। डू योर आंसर्स, कम ऑन, अपने आंसर्स करें। ये देखिए, मस्ट बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर गलत हो गया, मे बी इक्वल टू 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर सही हो गया, क्योंकि हो सकता है यही मैक्सिमम डिक्रीज हो। मे बी ग्रेटर देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये भी सही हो गया, क्वाइट पॉसिबल। अब डी का बताएं, मे बी लेस देन 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी बच्चों, अरे ये तो डिक्रीज चल ही रहा है ना, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। देखिए ये बना के दिखा रखा है, किसी एंगल पे सॉल्व कर दिया, देख पा रहे हैं? Therefore, the value of electric field may be greater than 20 volt per centimeter or equal to 20 volt per centimeter. ये इसके आंसर्स बन जाते हैं। ठीक है भाई, 20 आ गया ना, 20 से कम तो हो ही सकता ना। यूनिफॉर्म डिक्रीज बता रखा है आपको, यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, तो जो इससे आंसर है वो तो होगा ही होगा, उससे कम तो हो ही नहीं सकता ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। Which of the following quantities do not depend on the choice of zero potential or zero potential energy? जीरो पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस के ऊपर इनमें से कौन सी चीज डिपेंड नहीं करती? पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम। हाँ जी, ये भी अभी कल परसों में डिस्कस हुआ है हमारा। पोटेंशियल एट ए पॉइंट एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? अरे बच्चों, एक पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, क्या वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जीरो पोटेंशियल कहां पर कंसीडर किया है या नहीं करता है? सर नहीं करता। नहीं करता। ओके, कोई है क्लास में जो ये कहता हो कि यस सर इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने जीरो पोटेंशियल कहां कंसीडर किया है? यस सर, Anyone? करता है। करता है। यस सर। ठीक है, मैंने तो बहुत बार आपको क्लास में ये बात बताई है, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा बता। परीक्षित पर मेरे को देख भाई मजा नहीं आ रहा, ये मत सोचा कर कि मैं बार बार फिर से बोलता हूँ, फ्रेशर नहीं है, लेकिन जो चीजें आपने करी है वो याद रखना तो पड़ेगा ना, ये हैबिट तो हमें रखनी पड़ेगी ना। और उसका कारण बता देता हूँ, आप लोग स्टार मार्क पॉइंट्स की कॉपी नहीं बना रहे हो। अगर आप स्टार मार्क पॉइंट्स की कॉपी बनाओगे तो ये प्रॉब्लम कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि फटाफट रिवाइज होगा, खुद का मन करेगा रिवाइज। कोई इतनी मोटी मोटी कॉपी कौन रिवाइज करेगा यार, हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो देखिए फिर से आपको बताया गया, जहां पर कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स होती है, वहीं पर पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किए जा सकते हैं।
अगर आपने इंफिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो कंसिडर किया है तो एक चार्ज से r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है kq/r। ये फॉर्मूला तभी तो बना जब आपने इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो बना था। अगर इंफिनिटी की बजाय मैं किसी जैसे r है 2r पे अगर पोटेंशियल का जीरो मान लूं, पहले तो ये बात की मान सकता हूं या नहीं मान सकता हूं, तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि बिल्कुल मान सकता हूं। पोटेंशियल को कहां जीरो कंसीडर करना है, दैट्स अ टोटल योर चॉइस, आपकी मर्जी है भाई। तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, अगर मैं इसे कर लूं तो क्या होगा, तो भाई यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाएगी, ये नहीं रहेगी जो हमने अभी सॉल्व कर। So you need to understand potential and potential energy depend upon the choice of reference। लेकिन अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं इंफिनिटी पे ही पोटेंशियल कंसीडर करूं और यहां से यहां दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स को डिस्कस करूं तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कुछ। अब मैं इंफिनिटी की बजाय किसी और पॉइंट पे, मतलब ये 2r 4r पे 5r पे कहीं पे पोटेंशियल का जीरो मान लूं तो भी पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही आएगा। और इसका मैं हर बार पता आपको क्या एग्जांपल देता हूँ कि देखो हम रूम में हैं, राइट, मैंने ये मार्कर पकड़ रखा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसका आंसर सबका अलग अलग हो सकता है, किसी का +10, किसी का +50, किसी का +200, किसी का -20। कारण किसी ने तो रेफरेंस चूज किया है उस प्लेटफॉर्म को जिसके ऊपर मैं खड़ा हूं, किसी ने कंसिडर किया क्लास के फ्लोर को, किसी ने कंसिडर किया है बिल्कुल वो ग्राउंड को जहां से 2 मंजिला बिल्डिंग खड़ी है, और किसी ने छत को कंसिडर किया। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस कहां चूज किया हुआ है। लेकिन जब मैं इसे यहां से यहां मूव करूंगा तो वर्क डन की वैल्यू सबके लिए सेम आएगी। दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एब्सोल्यूट है। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं है। बताएं क्या आपको समझ आई सारी बातें, यस और नो? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. सो ये कहना बिल्कुल सही है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी पोटेंशियल इंक्रीज की डायरेक्शन में तो हो ही नहीं सकती, हमेशा डिक्रीज इन पोटेंशियल की डायरेक्शन में ही होगी। बस हाँ, ये बात बार बार बता रहा हूँ कि एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे देखना चाहते हो तो वो उस डायरेक्शन में होती है जहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम रेट से डिक्रीज करता है। दैट इज समथिंग यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड। फाइन, चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। ये दिख रहा है सबको? नहीं दिखेगा, शेयर स्क्रीन ही करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपेंड, तो वो आपको क्लियर हो गया क्या आ जाएगा। 6th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय ए पॉइंट चार्ज। बताएं पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है? हेलो, नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, तो इतना समय क्यों लगता है? शायद मैं थोड़ा जल्दी कर दूं, आप तक आवाज पहुंचने में समय लगता है। एक पॉइंट चार्ज, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, दो लाइक चार्जेस, एक लाइन ऑफ चार्ज, इन सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो क्या उसके ऊपर फोर्स लगती है? सर लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती। एग्जैक्टली। और टॉर्क? सर वो भी लग सकता और नहीं वो भी लग भी। सकता। ठीक है, तो ऑप्शंस देखें क्या क्या है। एक कहता था नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द डायपोल मस्ट बी जीरो, ये तो गलत हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल मे बी जीरो। बताओ फोर्स जीरो हो सकती है? पॉइंट चार्ज की फील्ड में डायपोल को रखा है, क्या उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो सकती है? सर मिनिमम नहीं होती। सॉरी, नहीं सर मिनिमम होती है शायद। शायद से क्या मतलब? आप ना पढ़ी हुई चीज तो मत जाया करो, आप इमेजिन किया। एक सर, पॉइंट चार्ज है, ठीक है। कोई और आंसर करना चाहता हो? परनीत, प्रभजोत, आप लोग आंसर करना चाहते हो बेटा? नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डायपोल मे बी जीरो। क्या पॉइंट चार्ज के फील्ड में इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर फोर्स जीरो हो सकती है क्या? नहीं हो पाएगी, राइट? फोर्स जीरो नहीं होगी। द टॉर्क ऑन द डायपोल ड्यू टू फील्ड मस्ट बी जीरो। क्या टॉर्क मस्ट बी जीरो हो सकता है?
No, sir. टॉर्क ऑफ द डायपोल ड्यू टू द फील्ड मे बी जीरो। क्या डी पॉसिबल है, यस और नो? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. अब मैं एक बार आपको कुछ बना के दिखाता हूं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर हम पॉइंट चार्ज पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं ऐसे, ठीक है, इसके अंदर डायपोल को रखा जाए तो ऐसे भी सोच सकते हो कि डायपोल एक चार्ज यहां पर है, एक चार्ज यहां पर है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लगेगी, इस डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर इधर लगेगी, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होगी, नेट फोर्स तो जीरो हो नहीं सकती। लेकिन इस सिचुएशन में टॉर्क जीरो हो सकता है, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मान लो ये ए इधर है, ये ए इधर है, मानते हो, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं हो सकती, लेकिन फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसीलिए टॉर्क जीरो हो सकता है। अगर आप ऐसे करके रख दें, एक इधर एक इधर, तो दिक्कत क्या आएगी, एक के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में, एक के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन कभी इक्वल और अपोजिट नहीं हो पाएगी। तो सही बच्चे ध्यान से सुने, फोर्स जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड सेम भी हो तो भी डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती, दैट इज इट, ये मेजर रीजन है इसका, ठीक है। देखते हैं, लेट्स सी। पॉइंट चार्ज की फील्ड हमेशा नॉन यूनिफॉर्म क्यों होती है? पॉइंट चार्ज की फील्ड रेडियल होती है ना, हर तरफ निकलती है उससे। आप पॉइंट चार्ज से दूर जाओगे तो फील्ड सेम बनी रहेगी या डिक्रीज करेगी, आंसर करो। कम होएगी। तो बस उसी को तो नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं ना। यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि फील्ड चेंज ही नहीं हो रही, और नॉन यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि फील्ड चेंज होती जा रही, ठीक है। यस सर। सो देखिए इसमें, तो ये क्या बोलता है, A and B are incorrect. Torque on the dipole may be zero in the case when the dipole is placed along the electric field. ये मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में अगर रख दिया तो दोनों के ऊपर लगने वाली फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में हो सकती है। इन दैट केस लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा, तो टॉर्क नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। Proton, electron in uniform electric field. The electric force acting on them will be equal. क्या दोनों पे से equal force लगेगी? Yes, no. Opposite. यस सर। No, sir. No, sir. बिल्कुल। राघव, पता है क्या सोचना पड़ेगा, जैसे ही बच्चे magnitude equal से- मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन तो Magnitudes. डिफरेंट होगी बस। बट आपको तो जो भी सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है उसके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ करना है ना। जैसे इसने इक्वल लिखा तो ये तो दोनों चीजें सेम मान बैठा है, गलती होगी ना। सो नो, द फोर्सेस आर नॉट इक्वल। फिर बी में देखो, खुद ही कहा मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस विल बी इक्वल, ये सही। फिर कहता है देयर एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल। भाई फोर्स तो सेम हो गई, लेकिन एक्सेलरेशन तो फोर्स अपॉन मास होता है, एग्री। यस सर। यस सर। फोर्स अपॉन मास होता है, मास तो इलेक्ट्रॉन का कम है, तो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा हो जाएगा, जिसका मास कम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन। Electron का हाँ जी, पंच क्लियर। Yes, sir. ठीक है, फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, बट जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज आपको F by m करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल नहीं हो पाएगा। अब सी पॉइंट को एक बार फिर देखना, एक्सेलरेशंस विल बी इक्वल, ये भी गलत हो गया, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सिर्फ क्या बना इसके अंदर, बी, B. B. magnitudes of the forces will be equal, ठीक है, only B is correct। नेक्स्ट देखें, ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस r फ्रॉम ओरिजिन। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स भी है और डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल है उसके। मतलब ये हुआ कि जितना बाहर की तरफ जाओ उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, ठीक है। ऐसा कोई एग्जांपल दे सकते हो आप मुझे, आपने कुछ पढ़ा है ऐसा मेरे साथ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ती जा रही हो?
क्या आपको यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर ध्यान है, जिसमें मैंने बार बार ओनियन का एग्जांपल लिया था, स्पंज बॉल का एग्जांपल लिया था, याद Yes, करो। sir. Yes, sir. सेंटर से लेके सरफेस तक पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, फिर डिक्रीज करती है। मैं एक्सप्रेशन भी याद दिलवा देता हूं, के क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ठीक है बच्चों, मैं आपको फिर एक बात बोलता हूं, देखो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने से बात नहीं बनती, आपको ना फॉर्मूलाज भी रिवाइज होने चाहिए, तो इसीलिए थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहा करो साथ साथ। ठीक है, तो मैं ऐसा रीजन इमेजिन कर सकता हूं जिसमें 0 से लेके और रेडियस जहां कंप्लीट होती है स्फीयर की, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती जा रही है। अभी कहता है टेकिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन टू बी 0, ओरिजिन पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है तो इट इज यूनिफॉर्म इन द रीजन, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, it is proportional to r square, it increases as one goes away from the origin। हाँ जी, क्या लगता है आपको, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? Decrease करना चाहिए sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी सेंटर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बाहर की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज करेगा हर हाल में, तो इट इज यूनिफॉर्म इन द रीजन। गलत, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब ये भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, क्या ये हो सकता है? No, sir. मतलब इसमें इसने सिर्फ प्रोपोर्शनल बोला है, ये नहीं बोला कि साइन नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा। और डी ऑप्शन में इट इंक्रीजेस एज वन गोज अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो मैं कुछ आपके साथ पहले करता हूं, फिर देखेंगे। देखिए हम लोग जब पोटेंशियल डिफाइन करना चाहते हैं तो क्या लिखते हैं, v इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, जानते हो ना, यही होती है पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए। Yes, sir. Yes, sir. माइनस ऑफ, देखना ए की वैल्यू है प्रोपोर्शनल टू आर, तो के आर इंटू डी आर, मतलब बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और डी आर भी बाहर की तरफ, के आर डी आर। तो जब इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के आर स्क्वायर बाय डी। आया कि नहीं आया? तो क्या मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर? Yes, sir. ठीक है ना? हाँ जी, देखिए प्लीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर अगर सेम डायरेक्शन में है तो ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन जब करोगे तो के आर डी आर क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो उस केस में होना चाहिए कि पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेट अस सी क्या ऑप्शंस देते हैं ये। आप लोग अपनी ऑप्शंस लॉक कर लीजिए, क्या आंसर करना चाहते हैं। I'll just show it to you. Electric field in a region is directed outwards and is proportional to distance from the origin. Consider electric potential at origin to be 0. 0 consider किया आपने। तो it is uniform in the region. It is proportional to R. It is proportional to R square. It increases as one goes away from the origin. हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आउटवर्ड्स होती है, ऐसे समझना, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. आउटवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे आप मूव करते हो तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। तो यहाँ भी क्या होने वाला है कि एक नेगेटिव साइन आ जाएगा साथ में, देख रहे हैं, नेगेटिव साइन आएगा। आर जितना बढ़ेगा उतना ये नेगेटिव ज्यादा होता जाएगा। अब इसमें सिर्फ इतनी सी बात आती है कि आपने जो के क्यू बाई आर पढ़ा है वो आपने इंफिनिटी पे रेफरेंस कंसीडर करके पढ़ा है। अब ये पोटेंशियल को 0 कंसीडर करना चाहता है ओरिजिन पे, तो आपको ओरिजिन से रेफरेंस कंसीडर करके ये बात सोचनी पड़ेगी। तो अपनी ऑप्शन सोचें और बताएं फटाफट। गिव योर आंसर्स, कम ऑन। ये देखिए जैसे मैंने बनाया एग्जैक्टली वही इसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है।
ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ये इंटीग्रेशन कर दिया, r²/2 आ गया तो बी इनकरेक्ट, सी करेक्ट आ गया, डी इज इनकरेक्ट। ठीक है ना? वी कैन सी दैट द पोटेंशियल डिक्रीजेस एज वन मूव्स अवे। तो क्लियर है? आपने जो नेगेटिव साइन देखा वो क्या शो कर रहा है? आर जितना बढ़ेगा ये उतना नेगेटिव होता जाएगा। देखो ये हैबिट तो आपको बनानी पड़ेगी कि जैसे ही आप ऑप्शन देखते हो तो उसके बेस पे कंफ्यूजन ड्रॉ करो। माइनस के r²/2 में आर जितना बढ़ेगा पोटेंशियल उतना नेगेटिव होता जाएगा। तो जितना नेगेटिव होगा उतना इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? अब तो बोल दो। अरे जितना नेगेटिव हो रहा है उतना इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? सर डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। तो बस दैट वाज टू बी टोल्ड। ये इंक्रीज बोल रहा था पर होना क्या चाहिए? डिक्रीज। दैट्स इट। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, कहीं भी रेफरेंस कंसीडर कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आ गए। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट आप कर सकते हैं। मैं इसी से कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवाना चाहूंगा। मैं पोटेंशियल के क्वेश्चंस पिक करता हूं। दिक्कत है इन्होंने सारे ही सोल्व करके डाल रखे हैं, सभी सोल्व नहीं होने चाहिए थे। सर इस ऐप का नाम क्या है? ये बेटा एनसीईआरटी है, मैं आपको ना क्लिक करके भेज दूंगा। मेरे पास जो है वो वाली आप डाउनलोड करें ना गूगल प्ले स्टोर से। मैं भी अपने लैपटॉप पे कोशिश करता हूँ, उसके हो गए तो फिर उसको पढ़ाना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी हो सर जाएगा। मेरा तो हो गया लैपटॉप पे ऐप ही डाउनलोड। ठीक है, मेरे को उसका लिंक शेयर कर पाए तो शेयर कर दिए। सर विंडोज 10 में नेम है बता सर। देना। मेरे वाली पुरानी है, पता नहीं उसमें है सेटिंग बनेगी कि नहीं बनेगी, वो इशू है। देखते हैं, चलो नो वरीज। भाई जो बच्चा रिकॉर्डिंग सुन रहा है वो भी प्लीज एक काम जरूर कर ले। एचसी वर्मा आपको पूरी यहाँ मिल गई है ना? तो जब सॉल्यूशन भी साथ में, फिर तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं ना, उठा के निपटा दो यार। चलिए ठीक है। आई एम लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस ऑन पोटेंशियल। आई एम जस्ट अबाउट टू रीच, जस्ट अबाउट टू रीच। आप देख पा रहे हो? ऐसे डायग्राम देखे आपने, मेरे साथ पढ़े थे। n थीटा इज इक्वल टू f बाय mg, है ध्यान? यस सर। हाँ, उस टाइप के क्वेश्चंस हैं, चाहो तो कर सकते हो। चलिए ठीक है। पोटेंशियल 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 आ गया, पोटेंशियल आ गया। ये सब क्वेश्चन जो इसमें है मैं आपको करवा चुका हूं। मतलब ये नहीं कि मुझे एचसी वर्मा करवानी थी, बट ये सीक्वेंस में चलते हैं क्वेश्चंस की। ऑसिलेशन हो रही है, शो करो कि एसएचएम है कि नहीं है। अगर एसएचएम है तो उसका टाइम पीरियड निकालो, याद करो वो वाले क्वेश्चंस। क्यूई को एमजी ने बैलेंस कर दिया, है ना? ये सब क्वेश्चंस आपके मैं करवा चुका हूँ। रिंग वाला, सेमी रिंग वाला। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि आप अब इस वीकेंड तक बैठ के पूरी कॉपी अपनी रिवाइज कर दो। काफी सारा काम हो गया आपका, इस पूरी कॉपी को रिवाइज करो वीकेंड तक। ठीक है, ये आगे देखो क्वेश्चंस वर्क डन। यहाँ से मैं सिंपल क्वेश्चन से आपको दिखाता जाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड कृष बाबू, ये लो। हाँ जी, देखिए ध्यान से। देखा था ए पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम एंड चार्ज 2.5 10⁻⁴ is released from rest in an electric field of 1.2 10⁻⁴. Find the electric force and force of gravity. Can one of these forces be neglected? ये कैसे पता चलेगा? मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आ जाती है 1000 और उसके कंपैरिजन में ग्रेविटेशनल फोर्स आती है 1, तो 1 को तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे अपना डिसीजन लेंगे। फिर कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। तो आप क्या निकाल लोगे? फोर्स, एक्सेलरेशन, फिर s इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर लगा दोगे, ऐसे b हो जाएगा आपका। व्हाट विल बी द स्पीड? स्पीड कैसे निकलेगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवा रखी है। देन हाउ मच इज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड? वर्क डन कैसे निकलता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट 40 सेंटीमीटर है, तो सीधा उठा के उसको फोर्स को और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर देना। दैट विल गिव यू द आंसर। ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है अभी। ये वाला क्वेश्चन भी करवा रखा है मैंने आपको, स्प्रिंग वाला। अब ये आ गया, देखिए 53rd क्वेश्चन। आप लिख के रखे 53rd से पोटेंशियल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं।
Uniform electric field of 10 Newton per coulomb exists in vertically downward direction. Electric field downward है तो downward potential decrease कर रहा होगा, upward increase कर रहा होगा. ये पूछता है find the increase in electric potential as one goes up through a height of 50 centimeter. 50 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंचने में पोटेंशियल कितना इंक्रीज हो जाएगा. तो ठीक है, अब फॉर्मूला एकदम दिमाग में चलना चाहिए भाई. E होता है डेल्टा V बाय डेल्टा R और डेल्टा V होता है E इंटू डेल्टा R. इलेक्ट्रिक फील्ड को डेल्टा R से मल्टीप्लाई करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 10 और भाई ये हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर का मतलब हाफ मीटर. तो 10 इंटू हाफ कितना हो गया 5, यानी कि 5 वोल्ट का इंक्रीज हो जाएगा 50 सेंटीमीटर हाइट जाने में. देखिए आ गया. बताइए क्वेश्चन समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ जी. यहाँ पे मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखें. E is equal to minus delta V by delta R and V is equal to minus E into delta R. ये याद रखें डायरेक्ट. अब कहता है 12 joule of work has to be done against an existing electric field to take a charge इतने कूलम फ्रॉम A to B. How much is the potential difference? हम जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है. WAB इज इक्वल टू Q इनटू VB माइनस VA. आप आराम से फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, और आगे चलता हूं. ये कर लेना, मतलब इनमें से मुझे जो स्पेसिफिक क्वेश्चन करवाना उस पे आ गया मैं. ये वाला क्वेश्चन जरूर करना है आपने. 56 देखिए, 56 में क्या लिखा है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन per coulomb exists along x-axis in space. Calculate the potential difference VB minus VA when the point A and B are given by. Electric field fix है 20 न्यूटन per coulomb. A point origin है A part में और B कितना है 4,2. 0 0 और 4,2. निकालना क्या है? VB minus VA. तो फॉर्मूला याद करो क्या होता है. डेल्टा V is equal to minus E into delta R. ठीक है ना? डेल्टा V is minus of E into delta R. तो E कितना है 20. डेल्टा R देखो कितना आ रहा है, बता सकते हो डेल्टा R कितना है? 0 0 से 4 2. मैं एक बार इसकी स्टेटमेंट लिख लेता हूं थोड़ी सी और फिर करवाता हूं क्वेश्चन आपको. 20 न्यूटन पर कूलम एक्स एक्सिस कैलकुलेट करना है VB माइनस VA. A पार्ट में 0 0 4, 2. आप भी सॉल्व करो साथ साथ. B में 4 2 से 6 5 6,5 और भाई C ऑप्शन में 0 0 से 6,5 0 0 से 6,5 C. और D में क्या कहता है? अच्छा साथ में पूछता है find any relation between them. Okay, done है. अब देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 20 न्यूटन पर कूलम along पॉजिटिव x डायरेक्शन. तो हम समझ सकते हैं x डायरेक्शन में कहीं भी जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा. और ये पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं? देखो 0 0 और 4,2. आप देखना यहाँ पे दिस इज 0 0 एंड 4,2. कुछ ऐसा ये 4,2 और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है. आपको ध्यान है VB माइनस VA निकालने जाओगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस E डॉट डेल्टा R करना पड़ेगा. दैट इज माइनस E इंटू डेल्टा R इंटू कॉस थीटा. इसी चीज को समझाने के लिए मैंने एक बात भी बोली थी आपको पहले. इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस पैरेलल टू इट, है ना? जिनको क्वेश्चन आसानी से करने हैं वो ये बात हमेशा ध्यान रखें. कंजर्वेटिव फील्ड है, आप पैरेलल डिस्टेंस ही कंसीडर करेंगे, उससे काम चल जाएगा. E इनटू पैरेलल डिस्टेंस. देखते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड कितने 20 और डिस्टेंस कितना है भाई? देखो ये वाला 4 है, ये तो 4 है ना सिर्फ, तो मल्टीप्लाइड बाय 4. अच्छा ये बताना सेंटीमीटर था कि मीटर था? सर मीटर में है. मीटर में है, तो बहुत बढ़िया. तो आंसर माइनस 80. 80 क्या वोल्ट आ गया. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आ गया? माइनस 80. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. अब सेकंड देखिए, बी पार्ट में
इसमें 4,2 से 6,5 तक जाना है। 4,2 से, और ये देखिए इधर आ जाते हैं 6,5, ये कोई पॉइंट है 6,5। अब भैया फिर से वही बात, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है, तो वाई की मूवमेंट में तो कोई वर्क होगा ही नहीं। देयर इज नो वर्क डन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो वर्क डन परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल फील्ड, याद होगा आपको। सो हमें अभी 4 to 6 को ही चेक करना है। तो अब जो हम करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। 4 से 6 ही तो गया है, तो इनटू 2, तो ये आ गया -40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये डायरेक्टली यहां से यहां बोल रहा है, तो ठीक है यार, दोनों ऐड कर दो, -120 वोल्ट आंसर आ जाएगा। आप समझ सकते हैं, डायरेक्टली -20 into 6 करो या फिर इन दोनों को ऐड कर लो। तो यही वो रिलेशन पूछना चाह रहा था, दोनों को ऐड कर दोगे तो रिलेशन आ जाएगा। बताएं क्या ये क्वेश्चन ठीक से समझ आया आपको? Yes, sir. ये आपके इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन करता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो -E into डेल्टा R करना होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो -E dot dr करके फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, और उसमें इंटीग्रेशन भी करना पड़ सकता है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। इसी में कहता है कि ए चार्ज ऑफ -2 into 10⁻⁴ कूलम is moved from point A to point B. Find the change in electrical potential energy, that is UB minus UA. Change हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है for the cases A, B and C. तो भाई सीधी सी बात है यार, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल होता है। यानी आप सब इमेजिन कर सकते हैं डेल्टा यू कैसे लिखा जाएगा, डेल्टा यू विल बी क्यू इनटू डेल्टा वी। क्या आपको मेरा ये फॉर्मूला समझ आ रहा है? डेल्टा यू इज क्यू इनटू डेल्टा वी। अब चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख दो, दैट विल श्योरली गिव यू द आंसर। हाँ वंश बताओ, बोर्ड पे करके दिखाओ, यही बात समझ में आ रही है? सर एक बार ये करके दिखा दो। ये देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क आता है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो ये फॉर्मूला अच्छे से याद करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज क्यू इनटू डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी होता है वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने का वर्क है डेल्टा वी, तो क्यू चार्ज को मूव करने का वर्क क्या होगा, क्यू इनटू डेल्टा वी, और वही बनेगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज। होप इट्स क्लियर नाउ? यस सर। तो इस क्वेश्चन में जहां फर्स्ट पार्ट में चेंज इन पोटेंशियल आया -80, उसे उठा के उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो जो दे रखा है -2 into 10⁻⁴ या 4 जो भी है, वो मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गेट द आंसर। ऐसे सेकंड केस में मल्टीप्लाई कर दो -40। तो बस मेन ये चीज थी जो आपको ध्यान रखनी थी, क्यू इनटू डेल्टा वी आपको कंसीडर करना है। होप इट्स क्लियर। ठीक है, देखिए ये कुछ ठीक से लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा यहाँ दिख गई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए 20 I कैप प्लस 30 J कैप, 20 I कैप प्लस 30 J कैप। पहले तो मुझे बताएं क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? इज दिस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म उसे कहते हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कांस्टेंट रहता है। क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं आप? आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी आती है? हाँ, 20 I कैप प्लस 30 J कैप, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, एग्री? क्या ये वैल्यू चेंज कर रही है कहीं पे भी? क्या I कैप J कैप के साथ कहीं पे वेरिएशन दिखा रखी है? नहीं दिखा रखी। तो सबसे पहली बात तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट है। बोलो बच्चों, आया समझ? यार तुम लोग थोड़ा सा ना अच्छे से रिस्पॉन्ड किया करो। यस सर। बताओ, अब तुम 12वीं आधी तुमने कर ली, पहली यूनिट, और तुम ये मुझे सही से बता भी नहीं रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है।
यार कांस्टेंट और वेरिएबल में कैसे देखा जाता है? अगर वो चीज चेंज हो रही है तो वेरिएबल है। आई कैप जे कैप लगाने से थोड़ी ना कोई चीज वेरिएबल हो जाती है। तो 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप तो आपको ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी है उसका एक्स में इफेक्ट 20 है और जे में इफेक्ट 30 है, ये बता रही है सिर्फ, और वो हर जगह है, कहीं भी चेंज नहीं हो रहा। तो अब कहता है कि इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट 2,2। तो ये करके दिखा देता हूं मैं आपको। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन टू बी 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ऐसा ही है ना, से इतने वोल्ट पर मीटर। ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 है, आपको 2,2 मीटर पे बताना है कितना होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट डी आर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 0 पोटेंशियल टू जहां पे आपको पहुंचना है 2,2। देखो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे जा रहा हूं कि ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? तो जहां पे 0 होता है वो रेफरेंस बन जाता है। सो पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर फ्रॉम 0 टू 2,2। वैल्यू पुट कर लो यार, माइनस E कितना है 20 आई कैप प्लस 30 जे कैप डॉट डी आर। अब डी आर को क्या लिखा जा सकता है? dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz k कैप। जिसको नहीं समझ में आ रहा है इधर देखो, आर वेक्टर क्या होता है? x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z k कैप, ये तो होता है। तो dr क्या बन जाएगा? इट इज dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz k कैप। क्लैरिटी रखें इस बार। तो ये dr बन गया। अब dr की वैल्यू पुट कर दिया, दैट इज dx आई कैप प्लस dy जे कैप। z लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे i और j है। और मेरे ख्याल से इतना आप लोगों को याद है कि जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i का i से मल्टीप्लीकेशन होता है, j का j से, और zk का k से होता है। तो k तो है ही नहीं, तो छोड़ देते हैं। ये बन जाएगा माइनस ऑफ, अब देखिए 20 dx प्लस 30 dy। आप चाहो तो इनको अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 0 से 2, यहाँ भी 0 से 2, ऐसा भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो 20 dx से बन गया 20x, और x कहां से कहा जाएगा? 0 से 2। तो 20 2 जा 40 और 30 2 जा 60 विद नेगेटिव साइन, तो ये हो गया माइनस 100 वोल्ट। बताएं समझ में आया? वैसे मुझे ये क्वेश्चन करने के लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक बार मैंने बना दिया कि बाय चांस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल भी आ जाए तो भी आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, तो माइनस E डॉट dr करके सॉल्व करते हैं, इनिशियल से फाइनल वो वैल्यूज डाल दिया आपने। अब मुझे क्या क्लैरिटी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। भाई कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड को सीधा डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसमें x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 20 है, y में 30 है। 2 का मतलब है x में भी 2 जाना है और y में भी 2 जाना है। तो 20 2 जा 40, 30 2 जा 60, तो मुझे तो दिख रहा है 60 प्लस 40 100, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो 0 यहाँ था तो वहां पे माइनस 100। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, पोटेंशियल डिक्रीज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो 20 वाली डायरेक्शन में भी 2 जाना है, 30 वाली में भी 2 जाना है, लिखो है साफ। आपको बताया है वर्क डन जब निकालना होता है तो फोर्स इनटू पैरेलल डिस्टेंस लेके चलते हैं, सो उससे डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों, और ये देख लीजिए एक बार, इस क्वेश्चन के बाद और इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। देखो आपको ध्यान होगा, मैंने आपको एक पोटेंशियल का क्वेश्चन करवाया था जिसमें x y y z z x वगैरह लिए थे, पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बताया था ना। Yes, sir. हाँ, तो उस बेसिस पे आप आराम से एक क्वेश्चन कर सकते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, नेक्स्ट भी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, स्टेटमेंट देख लो, फटाफट वैसे सॉल्व करता हूं, देखिए ध्यान से। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी चाहे तो अपनी नोटबुक में से ड्रॉ कर लें। फर्स्ट पार्ट y वर्सेस x बना रखा है, और ये बना रखे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखा रखा है 10 20 30 40, और एंगल दिखा रखा है 30 विद x एक्सिस।
और इनके पॉइंट्स के मार्केशन है 10, 20, 30, 40 सेंटीमीटर, 10, 20, 30 so on सेंटीमीटर। और आपसे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट में सेमी सर्कल बने हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट? आपको भी दिख रहे हैं क्या? ये जो सेमी सर्कल्स हैं इनमें बेसिकली सर्कल नहीं है, ये कंप्लीट हेमिस्फीयर्स है जो इक्विपोटेंशियल है, 60 वोल्ट, 30 वोल्ट, 20 वोल्ट, ये इनका पोटेंशियल है इंडिविजुअली। और रेडियस है 10, 20 और 30, 10, 20 एंड 30 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, दिस इज इन सेंटीमीटर। इसमें भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एक्सप्रेशन निकालना है, तो देखिए जरा मेरे साथ, इधर आ जाएं, देख लीजिए प्लीज। ये वो लास्ट पार्ट है आपका, जिस लास्ट पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल के बतानी है। तो ये तो बड़ी आसानी से कर लोगे। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्टेड है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? E is equal to माइनस ऑफ डेल्टा V by डेल्टा R। इसका पोटेंशियल 20, इसका पोटेंशियल 10 है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 10। 10 और ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ध्यान देना जरा, ये 10 है, ये 20 है, तो 10 हो गया। और भाई ये वाला एंगल 30 है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको हाइपोटेन्यूज तो पता चल गया, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा। sin 30 sin 30 होता है 1/2, तो डिवाइड बाय, देखिए ये 5 बन गया, डिवाइड बाय 5। तो 10 तो वोल्ट में है और जो 5 है वो सेंटीमीटर में है, देख सकते हैं आप, x इज इन सेंटीमीटर। तो या तो आंसर कर दे 2 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और मीटर में करना है तो 5/100 कर दो, उसमें 200 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 200 वोल्ट पर मीटर। बताएं अगर किसी को फर्स्ट पार्ट समझ में आया हो तो। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस 10, 20, 30, ये इनका वोल्टेज दे रखी है, ऐसे 10, 20, 30 सेंटीमीटर की पोजीशन दे रखी है, और ये जो एंगल दिखा रखा है एक्स एक्सिस के साथ, ये 30 डिग्री है। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मैं जानता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो मैंने पहले ही परपेंडिकुलर बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R। डेल्टा V कैसे निकलेगा? ये 20 है, ये 10 है, 10 आ गया। और आप कहें कि सर ने साइन नहीं कंसीडर किया, तो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, देखो भाई, जब मैंने ये देख लिया कि हायर टू लोअर जा रही है तो डायरेक्शन का पंगा तो मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा कर सकते हो। डिवाइड बाय, ये सेपरेशन चाहिए, ये 10 है, ये 10 sin 30 है, उठा के 10 sin 30 से डिवाइड कर दिया, दैट गेट्स मी द आंसर। आर्यन समझ में आया आपको? हाँ जी आर्यन, आर यू देयर? ये नेक्स्ट वाला थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ध्यान से देखना। इस वाले में क्या है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस किस शेप में आ गया देख सकते हैं, ऐसे हेमिस्फेरिकल टाइप हो गया। तो इसका पोटेंशियल 60, नेक्स्ट फिर से 30, नेक्स्ट फिर से 20, रेडियस 10, 20 और 30। ये आप सबके लिए होमवर्क है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल के बताना। तो ये आपका होमवर्क है, कल करेंगे इसे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अब मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी HC वर्मा है उसमें क्वेश्चन ऑफ 53 ऑनवर्ड्स आप पोटेंशियल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो जिनके पास फिजिकली वो बुक नहीं है वो डाउनलोड करके कर सकते हैं। ऐप में आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए ध्यान से। मैं यहां से लेट मी शो यू द ऐप। हो गया, अटक गया भाई, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए ऐसे दिख रही है, देख सकते हैं आप? ये जो दिख रही है आपको, ये एनसीईआरटी बुक लिखा हुआ है। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी खींच के आपको भेज दूंगा। जैसे ही ओपन करते हैं तो इस तरीके से अपने आप ही इसके अंदर ऑप्शंस आ जाती है। मैं सारी ऑप्शंस दिखाता हूं आपको, ये देखिए। अगर मैं और प्रेस करूंगा तो इससे बाहर चला जाऊंगा। इसके अंदर एनसीईआरटी की बुक्स भी हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी हैं, एनसीईआरटी के लिए नोट्स भी दे रखे हैं, एग्जाम्पलर भी दे रखी हैं।
ठीक है, आर डी शर्मा, एच सी वर्मा, आर एस अग्रवाल, टी एस ग्रेवाल, डी के गोयल, टी आर जैन, सैंपल पेपर्स देख पा रहे हैं आप, आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस, स्कॉलरशिप्स एंड ओलंपियाड के क्वेश्चंस, जेई मेंस के लिए प्रैक्टिस मटेरियल, नीट के लिए प्रैक्टिस मटेरियल, सब कुछ है इस ऐप के अंदर। ठीक है, सो ये एनसीईआरटी की फ्री ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये बुक आ गई, तो मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप लोग ये डाउनलोड कर लें। थैंक यू वेरी मच।